हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यू सोल का इंपॉर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम बीएनएस थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस। योर लॉज योर राइट। ओके, ये इसका क्वेश्चन है। जंगल अधिकार अधिनियम 2006 के विशेष संदर्भ में जंगल पर वनवासियों के अधिकारों पर एक निबंध लिखिए। तो ये रहा क्वेश्चन और आप लोग का आंसर देने से पहले आप लोग को एक बात जरूर कहूँ कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे के हेल्प के लिए, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बच्चों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आंसर। वन अधिकार अधिनियम 2006 वनवासी समुदाय के पारंपरिक अधिकारों और वनों तक अनेक उनकी पहुंच की संस्थागत बनाने की आवश्यकता को मान्यता देता है। इस प्रकार भारतीय राज्य ने वन आश्रित लोगों के आजीविका और आश्रय के पुनर्वास के लिए वैधानिक स्वस्थ व्यवस्था करते हुए वनों तक उनकी पहुंच को सीमित करके एक भूमिका निभाई है संरक्षक की भूमिका निभाई है। संसद ने 18 दिसंबर 2006 को सर्वसम्मति के अनुसूचित जाति एवं पारंपरिक वनवासी कानून 2006 पारित किया था। यह मात्र एक अन्य कानून भर नहीं है। इसके पारित होने के समय से तथा बाद के वर्षों में यह कहकर इसकी आलोचना की जाती रही है कि यह वनों के निजीकरण का प्रयास है। इससे बाकी बचे बाघों का विनाश हो जाएगा और वोट बैंक बनाने के मकसद वाले राजनीतिज्ञों द्वारा यह कल्याणकारी उपाय किया गया है। एक लेखक ने तो 1947 से अब तक की अवधि में पारित कानूनों में इसे अति खतरनाक कानून बताया था। 31 दिसंबर 2007 को इसे लागू करने का अधिसूचना जारी होने के बाद समाचार पत्रों ने इसे भारत के हाल के इतिहास का एक अति विवादास्पद कानून बताया था, जबकि पारित होने के एक साल बाद इसे अधिसूचित किया गया। परंतु वास्तव में यह कानून न तो किसी को भूमिका प्रदान करता है और न भूमि का अधिकार भूमि प्रदान करता है, न ही कह रहा है कि परंतु वास्तव में यह कानून न तो किसी को भूमि प्रदान करता है यानी भूमि देता है और न ही भूमि का अधिकार। यह वनों का निजीकरण भी नहीं करेगा और निश्चित रूप से इसके परिणाम स्वरूप भारत के बाघों का विलोप भी नहीं होगा। इसके बजाय इस कानून के ही शब्द और हर अनुच्छेद में भारत के गरीब लोगों के जीविका पार्जन के लिए संघर्ष और संसाधनों तथा राष्ट्रों के वनों और जनतांत्रिक नियंत्रण कायम करने की लड़ाई, चाहे वह छोटी सीमा तक ही हो। यह समझने के लिए कि यह कैसे हुआ और कंजर्वेशन संरक्षण कैसे ऐसा परिभाषिक शब्द बन गया जिसके पीछे बहुसंख्यक निहित स्वार्थी तत्वों से ने छिपने की कोशिश की, हमें सबसे पहले भारत के वन कानूनों के इतिहास को समझना होगा। एक सदी से अधिक समय में से भारत के वनों की शासन व्यवस्था उन भारतीय वन कानूनों के प्रावधानों के अनुसार की जाती रही है जो 1876 से 1927 तक पारित किए गए थे। 1927 का कानून भारत का केंद्रीय वन कानून बना रहा। इन कानूनों का पर्यावरण संरक्षण से कोई लेना देना नहीं था। इसके बजाय ब्रिटिश शासकों ने इमारती लकड़ी का इस्तेमाल एवं प्रबंधन अपने हाथ में लेना चाहा, जिसके लिए जरूरी था कि सरकार वनों पर अपना अधिकार जमाए और पारंपरिक सामुदायिक वन प्रबंधन की प्रणालियों को दबा दे जो देश के अधिकतर हिस्सों में लागू थी। इन कानूनों ने सरकार को वनों के किसी भी क्षेत्र को रिजर्व और संरक्षित करने के लिए अधिसूचित करने का अधिकार दे दिया, जिसके बाद वन बंदोबस्त अधिकारी वनोत्पाद चारागाह आदि वन संबंधी अधिकार दावों की जांच करेगा। यह कानून भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और संवेदनशीलता की एक नायाब मिसाल के तौर पर प्रत्यक्ष रूप से देश की कुल जनसंख्या के 20% आदिवासी आबादी और जंगलों पर आश्रित समुदायों के इज्जत से जीने के अधिकार की रक्षा के लिए संसद ने पारित किया। इस कानून से पहले तक सदियों से जंगल और वन्य जीवों के साथ साहचर्य के साथ रहते हुए आदिवासियों और अन्य आबादी के अतिक्रमणकारियों के रूप में देखा जाने लगा था। इस झूठे अफसाने की पृष्ठभूमि अंग्रेजों ने लिख दी थी।
इनके लिए जंगल इमारती लकड़ी और वनोपज के व्यावसायिक दोहन के एक अकूत खजाने की तरह था। बाद में हमारी तथाकथित आधुनिक और मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था ने जंगल में घने पेड़ों और उनमें रहने वाले वन्य जीवों के प्रति तो हमारे आकर्षण को बनाए रखा, पर कई पीढ़ियों के जहान से यह एक तथ्य पर सयास भुलाने में बड़ी भूमिका अदा की कि इन जंगलों में मनुष्य भी रहते हैं, जो आदिकाल से इन पेड़ों और जंगली जानवरों के साथ साहचर्य के साथ रहते आए हैं। इस कानून के माध्यम से इस तथ्य को फिर से सामूहिक स्मृति में लाया गया कि जंगल वन्य जीवों और मनुष्य का एक आपसी रिश्ता रहा है, और यह रिश्ता आपसी टकराहट का कम दोस्ती का ज्यादा रहा है। इसे अन्योन्याश्रित संबंध की तरह देखा जा सकता है, जहां किसी एक के बिना दूसरे का वजूद संभव न हो। एक शताब्दी से अधिक समय से वन प्रबंधन के नाम पर वन आधारित समुदाय को वनों से पृथक कर वनों पर शासकीय नियंत्रण की व्यवस्था को बदलकर वन संसाधनों के प्रबंधन की जनतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना इस कानून का मूल उद्देश्य या भावना रही है। यह कानून ने न केवल वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन संसाधनों पर उनका मौलिक अधिकारों की पुष्टि करता है, बल्कि वन्य जीव जैव विविधता संरक्षण के प्रति समुदायों के दायित्व को भी सुनिश्चित करता है। इस तरह से यह कानून वन संरक्षण के नजरिए से भी ऐतिहासिक महत्व का है। इस कानून ने वन प्रबंधन की औपनिवेशिक अवधारणा और राज्य के एकाधिकार को बदलते हुए इसे जनतांत्रिक व्यवस्था के रूप में पुनः प्रतिष्ठित किया। हालांकि भारत की संसद ने जंगल में बसने वाले अपने नागरिकों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को तो स्वीकार किया, पर ये अन्याय कैसे होते रहे और किसने किए, इन सवालों पर मौन रही। जो व्यवस्थाएं, एजेंसियों और विधान इस अन्याय के लिए जिम्मेदार रहे, उनकी जवाबदेही तय नहीं की गई। हालांकि इन 20% नागरिकों के लिए अतिक्रमणकारी होने के कलंक से मुक्त करने और उनके अधिकारों को मान्यता देने की पहल के सामने यह एक प्रश्न गौण रहा गया, जिसके नकारात्मक असर इस कानून के क्रियान्वयन के दौरान होने तय थे और आज इस कानून की 11वीं वर्षगांठ मनाते समय से हमारे सामने हैं। इस कानून के माध्यम से भारत के संविधान द्वारा दिए गए उस आश्वासन को पूरा होना था जो उसने देश के हर नागरिक से किया था। वह था इज्जत के साथ जीवन जीने का अधिकार, विशेष रूप से अपने उन नागरिकों से जिन्हें औपनिवेश काल से लेकर आजाद भारत में भी उन्हीं कानून के तहत तमाम हक हुक्कों से वंचित रखा गया था। चलिए, संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्र से बसे नागरिकों के स्वायत्त और परंपरागत जीवन शैली को अक्षुण्ण रखना था, जो मूलतः जंगल बहुल क्षेत्र में जंगलों के इर्द गिर्द हैं। बच्चों, मैं बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ इसलिए कि ताकि आप लोगों को जल्दी से वीडियो बना के अपलोड करना है। ओके, तो इसके लिए वन प्रबंधन के औपनिवेशिक और आरोपित व्यावसायिक उद्देश्यों को बदलकर इस काम में नैसर्गिक रूप से दक्ष अपने नागरिकों को भरोसा जताने की जरूरत थी। उन्हें अपने जंगलों पर हक हुक्कों के साथ साथ जरूरी सुविधाएं प्रदान करने का भी प्राथमिकताएं तय की थी। देश के इन बिहड़ इलाकों में बीट गार्ड, वन विभाग का सबसे निचले पायदान के कर्मचारी से डरे हुए नागरिकों को यह विश्वास दिलाने की थी कि यह जंगल आपका है और आपको ही इसका प्रबंधन, संरक्षण व पुनरुत्पादन करना है, जैसा आप सदियों से करते आए हैं। इस संदर्भ में एडवोकेट अनिल गर्ग जैसे मौलिक अध्येता कहते हैं कि सबसे पहले जंगल की मौलिक अवधारणा को वन की कृत्रिम व व्यावसायिक अवधारणा से मुक्त करना था। वन प्रबंधन की औपनिवेशिक व आरोपित दृष्टि ने नैसर्गिक जंगलों का खत्म करके उन्हें कृत्रिम वनों में तब्दील करने का ही काम किया। यह एक युगांतरकारी परिघटना थी जिसे देश के सबसे बड़े जमींदार वन विभाग को गांव व्यवस्था की संवैधानिक इकाई ग्राम सभा के मातहत लाना था, उसके वर्चस्व को प्रजातांत्रिक दायरे में लाना था, पर यह आज 10 साल बाद भी होते दिखता नहीं है। कानून बना देने के बाद खुद संप्रसग सरकार ने पूरे 8-9 साल के लंबे दौर में स्वतः संज्ञान लेकर इसका समुचित क्रियान्वयन पर कोई ठोस काम नहीं किया। बावजूद इसके यह कानून जंगल की औपनिवेशिक प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ एक जनतांत्रिक हथियार के रूप में जंगल पर आश्रित समुदाय के हाथ में आया और तमाम स्तरों पर
सक्रिय जन संगठनों ने इसके बल पर इसी चली आ रही व्यवस्था को चुनौती दी। जंगलों में बसे और उन पर आश्रित समुदाय इस कानून को एक ताबीज की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस कानून ने एक बृहद आबादी के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया है, जिसका असर भी देखा जा सकता है। गौरतलब है कि इस कानून के प्रचार प्रसार में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने बहुत पर सक्रियता नहीं दिखाई, पर यह लोगों के जिंदगियों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था, इसलिए इसे हाथों हाथ लिया गया। इस कानून की कई महत्वपूर्ण धाराएं इन समुदाय की जुबान पर है। आज जब 10 साल बाद हम इस कानून के प्रदर्शन का आकलन करते हैं तो केवल निराशा ही हाथ लगती है। CFRALA जन संगठन और गैर सरकारी संगठनों का एक नेटवर्क है जिसने पिछले साल इस कानून के 10 सालों के क्रियान्वयन पर एक लेखा जोखा प्रकाशित किया था, जिसमें यह बताया गया कि इन 10 सालों में इस कानून में निहित संभावनाओं का मात्र 3% ही हासिल किया जा सका है। इस दस्तावेज में देश के तमाम राज्यों को प्रदर्शन के आधार पर 3 श्रेणियों में रखा गया। क्रियान्वयन के बेहद पिछड़े राज्य, जिनमें बिहार, असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और सिक्किम है। क्रियान्वयन के निम्न स्तर में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और झारखंड है, और अपेक्षाकृत बेहतर क्रियान्वयन करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल और गुजरात रहे हैं। लेकिन केवल 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में, ठीक है ना, उल्लेखनीय है कि इस दस्तावेज में दिए गए आंकड़े इस कानून के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी आदिवासी मामलों के मंत्रालयों को विभिन्न राज्यों द्वारा प्रतिवेदित किए गए आंकड़ों पर आधारित है। इस दस्तावेज में इस कानून के क्रियान्वयन के इतने खराब प्रदर्शन के कारणों का भी उल्लेख किया गया, जिसमें सबसे पहले केंद्र व राज्य सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति को बताया गया है। इसके अलावा नोडल एजेंसी के प्राप्त महत्व ने दिया जाना वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस कानून को तरजीह न देना, संयुक्त वन प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए कंपनसेटरी ऑफर स्टेशन को बढ़ावा देना व केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा इस कानून के क्रियान्वयन व मॉनिटरिंग के लिए न के बराबर संसाधन खर्च करना इसके कारण रहे। इस कारणों के साथ साथ आज़ादी के बाद ही 1950 में भूमि सुधार के उद्देश्य से बने मालगुजारी जमींदारी उन्मूलन कानून के अमल में आने के बाद से एक ही जमीन को वन विभाग के राजस्व विभाग अपने अपने उपलेखों में दर्ज करते रहे और उसी जमीन पर समानांतर कार्यवाही होती रही। इससे सामुदायिक अधिकार व निस्तार का जमीन को सदियों से बसे समुदाय की पहुंच से दूर किया जाता रहा। इस कानून के तहत अपने अधिकारों को मान्य कराने की प्रक्रिया में जब दावेदार से प्रमाण पेश करने को कहा जा रहा है, तब वह इन समानांतर कार्यवाही से अनभिज्ञ अपने फौरी अधिकारों के प्रमाण ही किसी तरह जुटा पा रहा है, जिसमें स्थिति बहुत अभ्रामक हो जा रही है। जो जमीन वन भूमि के तौर पर दर्ज है और इस कानून के तहत दावेदार को मिलनी चाहिए, वह जमीन राजस्व के दस्तावेज में भी दर्ज है और उस जमीन का चरित्र ही जा रहा है। बकौल श्री अनिल गर्ग, विशेष रूप से मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में ऐसी करीब 80 लाख हेक्टेयर जमीनें हैं जो विवादित है और अगर ऐतिहासिक तथ्यों पर जाए तो मूलतः सामुदायिक निस्तार की ही जमीनें हैं, जिन्हें वन अधिकार कानून के तहत राज्य सरकारें अपने ही अभिलेखों का प्रमाण मानकर समुदाय को तत्काल प्रदान कर सकती है, लेकिन दावे की प्रक्रिया को जानबूझकर जटिल और हतोत्साही करने का औजार बना दिया गया है। हालांकि इस कानून ने जंगल की जमीन का गैर जंगल उपयोग के लिए डायवर्जन को बहुत दुरूह बना दिया है। अब देश के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में बाहरी पूंजी निवेश पर आधारित हमारी नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के राह में एक बड़ी बाधा के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों की हर संभव कोशिश इस कानून को कमजोर करने को दिख रही है। हाल ही में कंपनसेटरी ऑफरेस्टेशन के तहत 47,000 करोड़ इस रुपए जंगल पर आश्रित समुदाय के हकों की जमीनों पर वृक्षारोपण करने के इरादे से आवंटित किया गया। वन्य जीवों के लिए संरक्षित वन क्षेत्रों में इस कानून का अमल अभी भी न के बराबर है और लोगों को विस्थापित करने की प्रक्रिया जबरन जारी है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आप लोग का लास्ट क्वेश्चन। तो अब आप लोग को अपलोड होगा और जल्दी से आप लोग पढ़िएगा, और अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।